ओके बच्चों, ये चीज कंटेंट हो गया था। गुड मॉर्निंग अगेन। लेट मी रिवाइज दिस वेरी टॉपिक वंस अगेन। जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन करता है, और इसमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स 100% एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि सॉल्ट सॉरी न्यूट्रिएंट और इलेक्ट्रोलाइट्स 100% एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि सॉल्ट और वाटर 70% तक एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब पूरे के पूरे नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन अगर कोई कर रहा है तो वो हमारा पीसीटी ही है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए कि पूरे नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा विलाइज माइक्रोविलाइज कहाँ पे पाई जा रही हैं, तो आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, क्योंकि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। इसके बाद दूसरा चीज आता है बच्चों कि इसके बाद सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो लूप ऑफ हेनले में होता है। कोई पूछे लूप ऑफ हेनले किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ये बताइएगा लूप ऑफ हेनले इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा यूरिन डाइल्यूटेड होगा या कंसंट्रेटेड होगा, मतलब ज्यादा पानी वाला होगा या कम पानी वाला होगा। और तीसरा पार्ट होता है डीसीटी। डीसीटी के बारे में मैंने कहा था, डीसीटी बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन करता है, और ज्यादातर इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस्ड होता है। मतलब अगर हार्मोन्स चाहेंगे तो ज्यादा होगा, नहीं चाहेंगे तो कम होगा। अच्छा बच्चों, किस कंडीशन में हाँ, किस कंडीशन में हार्मोन्स चाहते हैं कि आपका ज्यादा वो हो, मतलब यूरिनेशन ज्यादा हो? हार्मोन किस कंडीशन में चाहेंगे कि आपका ज्यादा यूरिनेशन? जब आपने ज्यादा पानी पी लिया होगा, ठीक है, या ऐसा कोई मैकेनिज्म चल रहा हो जहां पर वाटर ज्यादा बन रहा है, बॉडी का कंजप्शन वाटर का थोड़ा कम हो गया है, तो उस टाइम में क्या होता है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होता है। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि नेफ्रॉन्स को ये कनेक्ट करता है, कई सारे नेफ्रॉन्स को कनेक्ट करने वाला जो डक्ट है वो है कलेक्टिंग डक्ट। अब बच्चों आप लोग हमको रीनल प्लाज्मा फ्लो बताइए कितना होता है, जल्दी। रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है बच्चों? इट इज नॉट 75 अनामिका। रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है? हाँ, 629 ml और 630, समवेयर अराउंड लाइक दैट। कितना परसेंट ब्लड फिल्टर होता है इस रीनल प्लाज्मा में से? हाँ ओके, पुलकित, सिमरन, मुंतशा ने सही आंसर दिया। हाँ, 20%। हाँ अनामिका गुड। कोमल ओके। 20% फिल्ट्रेशन होता है। तो लेस और मोर, हाँ सिमरन लेस, हाँ सोनिया ठीक है, लेस और मोर कितना ब्लड फिल्टर हो पाता है 1 मिनट में किडनी से? इस 630 का 20% हम करेंगे तो कितना ब्लड फिल्टर हो पाता है 1 मिनट में? 125 ml। ओके गुड। हाँ ठीक है, सबका आंसर सही है। हाँ, सोनिया, अंजलि, अनामिका, मंतशा, शिमला, सबने सही आंसर दिया है। हाँ ईशा, आस्था। तो 125 ml ब्लड हैज बीन एक्सक्रीटेड आउट। और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जो ये 125 ml निकला है ब्लड, इस 125 ml को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड अंजलि, सोनिया, हाँ मंतशा गुड। जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं इसको हम लोग, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर इज देयर। ठीक है बच्चों, एक और चीज लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आगे का कंटेंट स्टार्ट करूंगा। ये बताइए ब्लड का प्रेशर फिल्ट्रेट के प्रेशर से कितना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो वेसल्स टू नेफ्रॉन आता है, ना कि नेफ्रॉन टू वेसल जाता है। प्रेशर में डिफरेंस कितने का है ब्लड के और नेफ्रॉन फिल्ट्रेट के प्रेशर में? ओके अनामिका, मंतशा गुड, अंजलि, हाँ ठीक है, सिमरन, सलोनी गुड। 20 to 30 mm एच जी, हाँ सोनिया ने प्लस में लिखा है, हाँ प्लस में है ओके।
तो प्लस 20 to 30 mmHg का डिफरेंस जो होता है। हाँ इसने, ओके ओके, ये चीज हमको देखने को मिलती है कहाँ पर, आपके ब्लड में पॉजिटिव प्रेशर। तो इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं थी कि बहुत टेक्निकलिटीज के साथ समझाया गया हो। आपको बस एक चीज समझनी थी कि आपके बाउमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस आता है, वो बॉल लाइक शेप बनाता है, इसलिए ताकि ब्लड थोड़ी देर वहां पर रुके, जिसके वजह से 20% तक। तान्या क्या कर रही है, डिसेबल करना भूल जाता हूँ। ओके, हाँ यूरिन फॉर्मेशन हो गया। तो लेस और मोर जो है वो आ, हमने ये पढ़ लिया था। बाउमेंस कैप्सूल में सबसे मेन सेल कौन सी है बच्चों, जिससे जो फिल्ट्रेशन का सबसे मेन पार्ट प्ले करती है? एक मिनट रुक जाइए। ओके क्लास, किसने किसने सही आंसर दिया है? ऑलमोस्ट सबने ही सही आंसर दिया है। कोमल, स्नेहा, सोनिया, श्रेयांश ने क्वेश्चन पूछा। ओके, मंतशा, अनामिका। ओके, हाँ श्रेयांश का क्या क्वेश्चन, ऑस्मोटिक बैलेंस कौन सा पार्ट मेंटेन करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस सभी मिलके मेंटेन कर रहे हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है, वाटर और सॉल्ट का बैलेंस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस यहाँ पर और यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन डीसीटी एक्चुअल में मेंटेन कर रहा है। लास्ट पार्ट ये बताता है कि आपकी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, रेगुलेशन वाला जितना भी पार्ट है वो डीसीटी का है, कम या ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला। बाकी पीसीटी और लूप ऑफ हेनले का फिक्स है, ये होगा ही होगा। डीसीटी कम या ज्यादा कर सकता है। ग्लूकोज न्यूट्रिएंट में आता है श्रेयांश, न्यूट्रिएंट का मैंने बताया था ना 100% कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। पोडोसाइट, श्रेया आपका एपिथीलियम के अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल फाइन फिल्ट्रेशन होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। काउंटर करंट पढ़ लेते हैं। ये बच्चों पूरे चैप्टर का जो जान है ना, जो फिजियोलॉजी है वो यही है। तो ये समझ गए तो समझ लो कि चैप्टर में काफी कुछ आप समझ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये हर किसी के बस का नहीं होता है जल्दी समझ पाना। तो इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा इसका, एंड देन वी विल मूव टू द मेन टॉपिक। इस मैकेनिज्म को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं, या मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। ये लूप ऑफ हेनले का डायग्राम है, आप सबको पता होगा जो मेन मैकेनिज्म हो रही लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले यूरिन को किस तरीके से कंसंट्रेट बनाता है, कंसंट्रेट मतलब किस तरीके से वाटर और सॉल्ट बचा लेता है अपना, और यूरिन ज्यादा बना देता है, यूरिया ज्यादा क्रिएट कर देता है उसमें, ये हमको पढ़ना है एक्चुअली में। तो आपको जो सबसे पहला डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, ये वासा रेक्टा है। ठीक है, ये है वासा रेक्टा आपका। और सेकेंड डायग्राम है नेफ्रॉन। लेकिन ये अलग अलग डायग्राम बनाए गए हैं, और अलग अलग डायग्राम का मतलब ये नहीं कि ये लोग अलग अलग होते हैं। वासा रेक्टा जस्ट एबव द नेफ्रॉन, ये जस्ट इन द साइड ऑफ नेफ्रॉन होता है। ठीक है, मैंने आपको जब डायग्राम दिखाया था नेफ्रॉन का सबसे पहला, तो उसमें वासा रेक्टा को नेफ्रॉन के ऊपर वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखाया था, मतलब इसके अगल बगल ही है, लेकिन आपको समझाना है इसलिए दोनों डायग्राम अलग अलग दे दिया गया है। अब बच्चों दो कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले काउंटर करंट क्या होता है। काउंटर करंट का मतलब होता है कि दो लिक्विड्स
दो लिक्विड्स जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, दो लिक्विड्स जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो और उनके बीच किसी चीज का इंटरचेंज हो जाए, तो इसको हम काउंटर करंट कहते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूं बच्चों आप लोगों को। दो हैंड तो रेस कर दो, यस तो बोल दो, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। ठीक है, अभी देता हूँ। पोलर बियर को सबने देखा होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा आज गूगल पे। पोलर बियर अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए अपने ऊपर बहुत सारा हेयर कंसिस्ट करता है, बहुत सारा हेयर। और जो उसके हेयर्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, हालांकि जो बॉडी होती है वो ब्लैक कलर की होती है। अब हेयर व्हाइट कलर का है, बॉडी ब्लैक कलर की है, लेकिन बॉडी नहीं दिखती है। इसका मतलब यह है कि हेयर बहुत डेंस होते हैं। पोलर बियर इसी वजह से व्हाइट कलर का दिखता है इन अपियरेंस। तो पूरे शरीर को ठंडी से जो बचाते हैं वो उसके हेयर्स होते हैं, और साथ ही साथ उसके बॉडी के अंदर का फैट होता है। मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, तो बच्चों ये दो पार्ट्स तो उसको बचा रहे हैं एक्सटर्नल हीट से, लेकिन उसका जो हाथ और पैर वो बर्फ में होता है, कंटिन्यूअसली बर्फ में होता है। ठीक है, तो तुम सोचो, तुम अपने हाथ को 10 मिनट बर्फ में रख दो, तुम्हारे हाथ का क्या हाल होगा। ठीक है, तुम्हारा हाल, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो जाएगा, तुमको फील ही नहीं होगा कि तुम्हारे पास हाथ भी है। इतना ज्यादा प्रभाव होता है बर्फ का, आइस का किसी भी रीजन में, ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ, वो एनेस्थीसिया का तरह आपकी तरफ वर्क करेगा। तो बच्चों सोचो, पोलर बियर पूरी जिंदगी हाथ और पैर उनका बर्फ में ही होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने काउंटर करंट मैकेनिज्म का सबसे अच्छा यूज किया है। यूज क्या होता है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप सबको पता है आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज वो हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड लेकर के आती हैं। तो हार्ट से फिंगर्स तक जो ब्लड लेकर के आ रही है आर्टरी, लिम्बिक आर्टरी उसको बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह फिंगर से हार्ट तक जो जा रही है वो वेन होती है। ये इतना तो आप जानते हैं ना बच्चों, जो हार्ट से आ रहा है लेके वो आर्टरी है, जो हार्ट तक जा रहा है वो वेन है। सभी बच्चों को पता है ना इतना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, पता है आप लोगों को, गुड। अब बच्चों, जो इनका फिंगर्स होता है, फिंगर बहुत ठंडा हो जाता है। फिंगर ठंडा हो जाता है तो वहां से जो ब्लड निकलता है बहुत कोल्ड होता है, खून बहुत ज्यादा ठंडा हो गया रहता है। अब ये ठंडा खून बॉडी में जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो होम्योथर्म है ना, ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। और इनका ठंडा ब्लड अगर बॉडी में जाएगा तो पूरे फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा, सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आर्टरी क्या करता है, वो तो फिंगर की तरफ ही आ रहा है ना, तो आर्टरी अपना हीट किसको दे देता है, वेन को दे देता है। जो भी हीट होता है वो किसको दे देता है, वेन को देता है, ताकि वेन हार्ट तक जाते जाते गर्म हो जाए और आर्टरी धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी फिंगर तक ही आना है और फिंगर में जाके वो कोल्ड हो जाएगी। तो फिंगर में जाके कोल्ड हो, इससे बढ़िया पहले ही अपना सारा हीट वो क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। समझे? ये है इसका काउंटर करंट मैकेनिज्म बच्चों, कि काउंटर करंट मैकेनिज्म से पोलर बियर अपना लाइफ सरवाइव कर पाता है। हालांकि मेरे पास दो तीन एग्जांपल्स और हैं, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि फिर ये कंसेप्ट हमारा रह जाएगा। तो ये समझ में आ गया काउंटर करंट बच्चों आप लोगों को? जब दो फ्लूइड्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें और उनके बीच में कोई इंटरचेंज हो, कोई भी चीज इंटरचेंज हो या एक्सचेंज हो, तो उसको काउंटर करंट बोलते हैं। काउंटर करंट में एक चीज बहुत ध्यान से समझना है कि जो भी वेसल्स एक दूसरे के क्लोज एनकाउंटर कर रही हैं, मतलब अगल बगल से गुजर रही हैं, वो इतनी क्लोज होनी चाहिए कि इंटरचेंज पॉसिबल हो, मतलब बहुत ही क्लोज होनी चाहिए। जैसे वासा रेक्टा और नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स होती हैं वो बहुत ही क्लोज होती हैं। दूसरी चीज है बच्चों कि जो लेयर होनी चाहिए, जो लेयर्स हैं दोनों वेसल्स की, ठीक है, वो लेयर कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए, मतलब परमिएबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के सब्सटेंसेस को रिसीव कर सके। तो लेयर्स पतली होनी चाहिए
और ये दोनों एक दूसरे के पास होने चाहिए, तब जाके काउंटर करंट पॉसिबल हो सकता है। अब बच्चों एक छोटा सा ब्रीफ और दूंगा। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के बारे में किसी को पता है बच्चों? जस्ट रेज योर हैंड। तान्या और श्रेयांश को पता है। हाइपोटोनिक, अच्छा सिर्फ श्रेयांश को पता है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक नहीं पता बच्चों? ऑस्मोसिस पढ़ा है कभी? श्रेयांश बताना चाहते हैं हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक? हाँ सर, हाइपरटोनिक में वाटर लेस होता है सर, और हाइपोटोनिक में वाटर ज्यादा होता ओके, ठीक है। हाइपोटोनिक जो होता है सॉल्यूशन बच्चों, उसमें वाटर जो होता है वो कम होगा और हाइपर में वाटर ज्यादा होगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में वाटर कम है या किसके रिस्पेक्ट में वाटर ज्यादा है, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कभी ऑस्मोसिस पढ़ा हो बच्चों, कभी भी ऑस्मोसिस पढ़ा हो, ठीक है, तो वहां पर सॉरी ऑस्मोसिस पढ़ा हो तो आपने जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वहां पर जो भी वेसल्स ले रहे हैं, जो भी वेसल्स ले रहे हैं उसके अंदर पानी ज्यादा होगा और सॉल्ट कम होगा। जो वेसल ले रहे हैं और सराउंडिंग में उसके अगल बगल पानी ज्यादा होगा और सॉल्ट कम होगा। जैसे मान लो कि तुमने एक चना, एक छोटा सा चना का दाना पानी में डाल दिया, ठीक है, तो चना के अंदर पानी कम है और उसके अगल बगल पानी ज्यादा है, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा बच्चों? ये कैसा सॉल्यूशन होगा बच्चों? इसका पानी इसमें घुसेगा, बाहर का पानी चना के अंदर घुसता है तब जाके चना स्वेल होता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपरटोनिक बोलते हैं। इस सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक बोलते हैं इसलिए क्योंकि जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है और अदर चीजों का कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन अगर आप रेजिन लो, जिसको हम किशमिश कहते हैं, रेजिन लो, ठीक है, रेजिन छोड़ो, ग्रेप्स ले लो, अंगूर पूरा, ग्रेप्स ले लो, ग्रेप्स के अंदर तो अच्छा खासा पानी होता है और उसको एक ऐसे कंसंट्रेशन में डाल दो जिसमें सॉल्ट ज्यादा हो, वाटर हो लेकिन सॉल्ट बहुत ज्यादा हो, तो अब ग्रेप्स के साथ क्या होगा? ग्रेप्स श्रिंक हो जाता है ना, मतलब ग्रेप्स का पानी बाहर निकल जाता है। तो जब ग्रेप्स का पानी बाहर निकल जाए तो समझ लीजिए सॉल्यूशन कैसा था? हाइपोटोनिक था। गुड, वो कह रहा है वाटर मिल लीजिए, हाँ हाइपोटोनिक है। वेरी गुड बच्चों। तो एक चीज समझ में आ गई कि अगर कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो वो जब हाइपरटोनिक के पास जाती है, वो जब कहाँ पे जाती है? हाइपरटोनिक के पास जाती है, तो वो कोशिश ये करती है कि वाटर वाटर को निकाला जाए, पानी उसमें से निकलता है ताकि आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस हो सके। ठीक है, और हाइपरटोनिक वो होता है कि वो जब वाटर में जाता है या हाइपो की तरफ रहता है, वो चाहता है कि हमारे अंदर पानी ज्यादा से ज्यादा आए। तो चना या जो भी चीजें आप भिगोते हो कि वो स्वेल हो जाए, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहता है, सॉरी हाइपरटोनिक वो चीज रहती है, और वो हाइपरटोनिक को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है, मतलब ज्यादा पानी वाले में डाल दिया जाता है, जिसके वजह से पानी क्या होता है? मूव कर जाता है। तो बच्चों हमेशा वाटर हमेशा कहां से कहां मूव करेगा? अपने हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं, किसी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जब चना है और उसके अगल बगल पानी है, तो चना के अंदर पानी कम है, अगल बगल पानी ज्यादा है, तो हमेशा बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पर पानी कहां से कहां मूव कर रहा है? हाइपो टू हाइपर। ठीक है, लेकिन जब आप
ग्रेप्स लिए तो ग्रेप्स के अंदर पानी ज्यादा था, और बाहर जब आपने सॉल्ट कंसंट्रेशन लिया वहां पर पानी कम है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर पानी कहाँ से कहाँ मूव किया, फ्रॉम ग्रेप्स टू दिस एरिया, मतलब हाई हाइपर टू हाइपो, तो ये इसीलिए हाइपर कंसंट्रेशन कहलाएगा। हाँ, तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जब हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन आ जाता है, जब भी हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन आता है तो वहां पर स्वेलिंग होती है, और जब हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन आता है तो वहां पर श्रिंकिंग होती है। अंडरस्टूड? हाइपोटोनिक वाले में श्रिंकिंग होगी और हाइपरटोनिक वाले में स्वेलिंग होगी। हालांकि इसका हमारे इस कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस हाइपो और हाइपर समझना है। तो बच्चों हाइपो में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपो में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और हाइपर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये एक लाइन अभी आपको दिमाग में रखनी है, हाइपो में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और हाइपर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये लाइन समझ में आए बच्चों? हाइपो में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और हाइपर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। हैंड रेज योर हैंड, ये समझ में आ गया? यही एक लाइन हमको मतलब है अभी। चावल डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन। अब कंसेप्ट समझने का टाइम आ गया, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। आपके बॉडी में सलोनी, हैंड्स डाउन कर लो भाई। आपकी बॉडी में आपने सुना होगा कि टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दोनों कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर तो हर जगह एक ही है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन टेम्परेचर अपने आप को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करता है, बहुत सारा वेरिएबिलिटीज को बर्दाश्त करता है। जैसे मान लो अभी तुम बैठे हो, तुम्हारा हाथ या पैर ठंडा होगा, लेकिन अगर आप चेस्ट अपना टच करोगे या नेक का इनर पोर्शन टच करोगे, ठीक है, या आप अपना बैक टच करोगे, पीठ जिसको कहते हैं, तो वो गर्म मिलेगा। तो इतनी भी ज्यादा कॉन्स्टेंसी नहीं है, ठीक है। तो आपकी बॉडी कांस्टेंट यूनिट बना रही है, लेकिन बहुत सारा वेरिएबिलिटीज के साथ ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो कांस्टेंट आता है। इसी तरह तुम्हारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हर जगह पर सेम नहीं रहता, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का क्या आता है, स्टेबल या कांस्टेंट आता है। तुम्हारे बॉडी का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसमें पानी ज्यादा है, उसमें पानी ज्यादा होता है और सॉल्ट कम होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मतलब 300 मिली ऑस्मोल के करीब में सॉल्ट होता है 1 लीटर पानी पर, बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक, ये पूरी बॉडी में ऐसा ही कंसंट्रेशन होता है। लेकिन यही पानी जब किडनी में आता है, तो किडनी के अंदर जो मेड्यूला पार्ट है, जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले घुसा हुआ है, वो क्या करता है, उसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे, अब देखिए, ये है कॉर्टेक्स, ऊपर वाला रीजन क्या है, कॉर्टेक्स है। ये जैसे जैसे मेड्यूला में घुस रहा है, मेड्यूला में एंटर किया, इनर मेड्यूला में जैसे गया, आप देख रहे होंगे 300 मिली ऑस्मोल 600, 900, 1200 पहुंच गया, मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ता जा रहा है इसका मतलब, बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मेड्यूला में सॉल्ट ज्यादा है, मेड्यूला में सॉल्ट ज्यादा है, मेड्यूला हाइपरटोनिक है, और कॉर्टेक्स में सॉल्ट कम है, कॉर्टेक्स हाइपोटोनिक है। यही एक लाइन तुमको समझनी थी, अब तुमको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब मैं मेन कंसेप्ट पे आता हूँ।
पूरा का पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होता है बच्चों, 3 स्टेप्स में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस इज लोअर लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब जिसको हम कहते हैं, दिस इज असेंडिंग लिम्ब। ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये वाला असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, 2 कंसेप्ट याद रखना है बस आपको, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल होता है, असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है। मतलब असेंडिंग में सॉल्ट के अलावा ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, डिसेंडिंग में वाटर के अलावा ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। ठीक है, यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है कंसंट्रेशन का। अब जैसे ही फिल्ट्रेट आपका, जो फिल्ट्रेट भी फिल्टर होकर के आया है पीसीटी से, वो जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है तो वो हाइपो से हाइपर की तरफ जा रहा है, वो हाइपो से हाइपर की तरफ जा रहा है। और जैसे ही वो हाइपो से हाइपर की तरफ जा रहा है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाहर तो बढ़ रहा है, बाहर तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर क्या करेगा, वाटर वाटर कहां से कहां मूव करेगा, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? अंदर पानी ज्यादा है, बाहर सॉल्ट ज्यादा है। जैसे ग्रेप्स के कंडीशन में हुआ था, अंदर पानी ज्यादा था, बाहर सॉल्ट ज्यादा था। इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो अब पानी क्या करेगा, जल्दी जल्दी बाहर की तरफ मूव करेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, पानी मूव कर रहा है बाहर, ताकि बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन सेम हो जाए। बाहर भी 1200 है, अंदर भी 1200 हो गया। कितना पानी निकलता है, सोचिए हमने किस हिसाब से पानी बचाया। अब ये जो वाटर निकल रहा है बच्चों, लिसन वेरी केयरफुली, जो पानी डिसेंडिंग लिम्ब से निकला, वो पानी किसने एब्जॉर्ब किया, वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब ने एब्जॉर्ब किया। क्यों, क्योंकि जस्ट ये नीचे की तरफ आ रहा है और वासा रेक्टा ऊपर की तरफ जा रहा है। वासा रेक्टा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये हाइपर से हाइपो की तरफ जा रहा है, तो इसको पानी चाहिए। और ये वाला क्या करता है, इसको पानी निकालना है, तो ये जो पानी निकालता है वो पानी कौन ले लेता है, वासा रेक्टा ले लेता है। इसी को काउंटर करंट कहते हैं। ठीक है, कि एक चीज निकल रही है, दूसरा वाला उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्सचेंज हुआ, चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, सो बच्चों मैं एक बार और रिपीट करता हूं, पहला स्टेप जो है इसका, वेरी स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, मैं लिख देता हूं ताकि आप अपनी कॉपीज में मेंशन कर लें। स्टेप फर्स्ट में 2 चीजें आपको लेनी है, नेफ्रॉन का डिसेंडिंग लिम्ब, वो हाइपो टू हाइपर मूव कर रहा है, descending limb moves from hypo to hyper, that's why it releases H2O. Whereas at the same time in step first, vasa recta का कौन सा लिम्ब, ascending limb move from hyper to hypo, that means they absorb the same water, they absorb the same given water at the same time. क्यों, क्योंकि वो हाइपर से हाइपो मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो हाइपो से हाइपर मूव करेगा वो वाटर रिलीज करेगा, और जो हाइपर से हाइपो मूव करेगा वो वाटर एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, ये 300 से 1200 जा रहा है और ये 1200 से 300 आ रहा है, जाहिर सी बात है क्या करेगा, वाटर एब्सॉर्ब करेगा। ये स्टेप फर्स्ट है, समझ में आया बच्चों सबको? स्टेप फर्स्ट, रेज योर हैंड इफ यू हैव गॉट। मंतशा को समझ में आया, सिर्फ मंतशा को ही समझ में आया? अच्छा, 7-11 बच्चों को आया, 12। ओके 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 बच्चों, गुड। सो स्टेप फर्स्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो इन स्टेप फर्स्ट व्हाट हैपेंस विद द डिसेंडिंग लिम्ब, ओके जस्ट पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। इन स्टेप फर्स्ट व्हाट हैपेंस विद द डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब हाइपो से हाइपर में जा रहा है, जिसके वजह से उसको अब पानी अपना देना पड़ रहा है। और इसका रीजन ये भी है क्योंकि ये सिर्फ पानी के लिए ही परमिएबल है, ये सिर्फ किसके लिए परमिएबल है, पानी के लिए ही परमिएबल है।
पानी के लिए परमेएबल है तो ऑब्वियसली बात है कि वो पानी ही देगा, तो वो सारा पानी अपना जल्दी जल्दी निकालता है, सारा मतलब मैक्सिमम तब तक निकालता है जब तक उसका कंसंट्रेशन 1200 ना हो जाए। अब 1200 जब हो जाता है तो फिर मेड्यूला के कांस्टेंट में आ जाता है, लेकिन उसी समय पे बगल से कौन निकल रहा होता है, वासा रेक्टा। ये नीचे की तरफ आ रहा होता है, वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो ये जो भी दे रहा होता है वासा रेक्टा लेकर के क्या बन जाता है, हाइपोटोनिक बन जाता है। तो वासा रेक्टा क्या होता है, इसका वाटर लेकर के हाइपोटोनिक बन गया। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। मैंने एक बात कही थी शुरू में ही कि अगर तुमको हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक नहीं समझ में आया है तो तुम पूरी जिंदगी मर के सर पटक के मर जाओगे, तब भी तुमको काउंटर करंट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसमें सारा खेल हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का ही है। हाइपोटोनिक से हाइपर में जाने में पानी निकलता है और हाइपर से हाइपो आने में पानी लिया जाता है। तो ये पानी अपना निकाल रहा है और ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, वही जो इसने पानी दिया है उसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अगल बगल ही फ्लो हो रहे हैं। इसी तरह स्टेप 2 में देखेंगे, पहले हम डायग्राम पे आते हैं, देन आप लोगों को स्टेप 2 पे लाएंगे। स्टेप 2 में अब वासा रेक्टा का क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है। वासा रेक्टा का कौन सा लिम्ब है बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, और नेफ्रॉन का असेंडिंग लिम्ब है। अब देखो वासा रेक्टा कहां से कहां मूव कर रहा है बच्चों, वासा रेक्टा मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। ठीक है, वेयर एज असेंडिंग में कौन मूव कर रहा है कहां से कहां, नेफ्रॉन हाइपर टू हाइपो। ठीक है, ये चीजें एकदम क्लियर है। अब ये 1200 से फिर वापस अपने 300 पे जा रहा है। ठीक है, जबकि ब्लड जो है वो 300 से 1200 पे आ रहा है। तो ब्लड क्या करता है, ये वाटर रिलीज करेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि वो हाइपर में आ रहा है। लेकिन असेंडिंग नेफ्रॉन के साथ या असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के साथ एक प्रॉब्लम है। इसको पानी लेना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये पानी नहीं ले सकता क्योंकि असेंडिंग लिम्ब इज नॉट परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग वाला परमिएबल था, असेंडिंग वाला परमिएबल नहीं है। अब बच्चों क्या चारा बचा इसके पास, सपोज दैट तुम्हारे पास सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है और पानी कम है। अब तुमको अपना पानी बढ़ाना है, इस कंसंट्रेशन में पानी बढ़ाना है। तो पानी बढ़ाने का एक चारा तो यह है कि तुम बाहर से पानी ले लो। अगर तुमको बाहर से पानी नहीं मिल रहा है तो दूसरा क्या ऑप्शन बचता है, जिन बच्चों का कॉमन सेंस होगा बता देंगे। अगर तुमको बाहर से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि असेंडिंग लिम्ब पानी नहीं ले सकता, अब पानी का कंसंट्रेशन बढ़ाने का क्या दूसरा तरीका है, कौन बच्चा है भाई जो बताएगा। वेरी गुड, शाबाश मंतशा और अनामिका। हाँ श्रेयांश, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। सॉल्ट निकाल दो, सॉल्ट निकाल दोगे तब भी तो पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉल्ट निकाल दो, वो कह रहा फूड से ले लेंगे। बोल के इस कंसंट्रेशन में अगर तुम पानी बाहर से नहीं ले सकते तो अंदर से सॉल्ट निकाल दो। अगर मान लो 50 ग्राम 50 ग्राम सॉल्ट था 100 ml पानी पर। ठीक है, तो यहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन तुमको क्या करना था, कम करना था, या पानी का कंसंट्रेशन बढ़ाना है। तो पानी का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो 25 ग्राम सॉल्ट निकाल दो, पानी का कंसंट्रेशन अपने आप सॉल्ट के मुकाबले बढ़ जाएगा। अब 100 ml H2O पर सिर्फ 25 ml सॉल्ट बचा। इसी वजह से असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का जो होता है वो पानी नहीं ले सकता, जिसके वजह से अपने आप को पानी बढ़ाने के लिए अपने अंदर किसको निकालता है, जो उसके अंदर NaCl प्रेजेंट है उसको निकालता है। मैंने शुरू में ही बोला था कि असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्ट्स। ये सॉल्ट ले सकता है, दे सकता है, तो लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि उसको पानी ज्यादा करना है अपने अंदर, तो वो सॉल्ट को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, और अपना कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक बना लेता है। उसके लिए भी तो वाटर लगेगा, कैसे सर
नहीं, सॉल्ट्स तो आयन के फॉर्म में जा रहे हैं ना, Na+Cl- के फॉर्म में निकल रहे हैं। एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर परमिएबिलिटी सिर्फ Na और Cl को लेकर के है, तो वो NaCl और के फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में निकल जाएंगे अपना, जैसे अदर सेल्स में रिलीज होते हैं, सॉल्ट का रिलीज होता है। ठीक है, अब फ्लूइडिटी तो टिश्यूज में होती ही है, उस फ्लूइडिटी की हेल्प से अपना निकल जाएंगे। नाउ कमिंग टू द चार्ट, मैं व्हाइट बोर्ड पे आता हूं। स्टेप 2 में असेंडिंग लिम्ब है किसका? लूप ऑफ हेनले का। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ लूप ऑफ हेनले का। अब इसके पास क्या है कि इसको हाइपर से हाइपो में जाना है, और ये किसके लिए परमिएबल है? सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल है, ये वाटर के लिए परमिएबल था। अब हाइपर से हाइपो में जाने के लिए इसको पानी लेना पड़ेगा, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल है। तो ये क्या करता है, अपने अंदर से सॉल्ट निकाल देता है, अपने अंदर से ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट निकाल देता है ताकि हाइपोटोनिक बन जाए। उसी समय पे वासा रेक्टा जो होता है, वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब आ रहा होता है। मैंने क्या कहा था, जस्ट अपोजिट फ्लो होगा दोनों में। तो डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा का जो आ रहा होता है, वो कहां से कहां आ रहा होता है? हाइपो से हाइपर में आ रहा होता है। तो उसके पास भी एक चारा है, हाइपो से हाइपर आते टाइम वो या तो वाटर निकाल दे अपना सारा, लेकिन वो वाटर निकालेगा तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? इसीलिए वो चालाकी में वाटर बहुत कम निकालता है, और ये जो NaCl दे रहा है उस NaCl को लेकर के हाइपर बन जाता है, तो ये NaCl को अगेन रिसीव कर लेता है। अब आप देखिए चालाकी, दोनों स्टेप में चालाकी देखिए। वासा रेक्टा ने अपना कुछ भी लूज नहीं किया, जो नेफ्रॉन देता गया उसको ये चुपचाप एब्जॉर्ब करता गया। ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो कुछ भी मिल रहा था उसको एब्जॉर्ब करने से इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी बैलेंस हो गया। मतलब जैसे इसको हाइपो से हाइपर में जाना है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना है इसको, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन पानी निकाल के भी बढ़ाया जा सकता है, सॉल्ट लेके भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसने क्या किया चालाकी से, जो असेंडिंग लिम्ब ने सॉल्ट दिया था उस सॉल्ट को इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके इसने क्या कर लिया? सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके इसने क्या कर लिया बच्चों? अपने आप को हाइपर बना लिया, और इसने सॉल्ट को देकर के अपने आप को हाइपो बना लिया। ठीक है, तो अब देखो कितना अच्छा चीज हुआ, तुम्हारे यूरिन में अच्छा खासा अमाउंट 25%, समझते हो? ठीक है, 180 लीटर का 25% करो तो बच्चों, बताओ बताओ 180 का 25% कितना होगा? 20 से 25 या 20% ही बता दो। 45 लीटर, 45 45 लीटर होगा ना? हाँ, श्रेयांश 4.5 लिखा है। 45 लीटर, 45 लीटर पानी बचा लिया इसने। ठीक है, सिर्फ यही मैकेनिज्म करके। ठीक है, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब में घुस रहा था नेफ्रॉन, ये जो वाटर रिलीज कर रहा है और इसको ब्लड को दे दिया, तो ब्लड को इसके हेल्प से 45 लीटर पानी मिल गया, और डिसेंडिंग लिम्ब ने यूरिन में से 45 लीटर पानी बचा लिया। ये इतना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बच्चों। ठीक है, दैट्स वाई काउंटर करंट मैकेनिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैंने शुरू में ही कहा था, ये हर किसी के दिमाग में नहीं घुसेगा, ये सिर्फ उसी के दिमाग में घुसेगा जिसका बेसिक्स बहुत क्लियर होगा। मतलब अगर तुमको ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन नहीं पता है, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक नहीं पता है, तो तुम कभी भी नहीं समझ सकते। और जब मैंने शुरू में काउंटर करंट समझाया था कि जब दो फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो आपस में किसी चीज का एक्सचेंज करते हैं, जैसे आर्टरीज और वेन्स में से आर्टरीज ने क्या किया था, वेन्स का हीट ले लिया था। ठीक है, ताकि अपना ब्लड का जो हीट रहे वो कांस्टेंट रखे। इसी तरह डिसेंट जो नेफ्रॉन के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे वो वाटर हो चाहे वो सॉल्ट हो, उसको किसने ले लिया? ब्लड ने ले लिया। और ब्लड ने जानबूझ के नहीं लिया, ब्लड की मजबूरी थी लेना। ब्लड अगर ना चाहे तो भी लेगा, क्यों? क्योंकि वो ऐसे सॉल्यूशन में जा रहा है, मेड्यूला ने सबको इस चीज पे मजबूर कर दिया है कि तुमको लेना पड़ेगा। ठीक है,
ओवरऑल वासा रेक्टा का कंडीशन हाइपर होगा और नेफ्रॉन का हाइपो होगा। हाँ, सेकेंड स्टेप में। अब बच्चों मैं तुमको एक और छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग में एकदम स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। वहां पर मान लो पानी 500 ml था और सॉल्ट सिर्फ 50 मिलीग्राम था। ये क्या था, 300 मिली ऑस्मोल मान लो, एकदम स्टार्टिंग में जब फिल्ट्रेट चला था नीचे। ठीक है, अब फिल्ट्रेट को जब नीचे आना पड़ा तो इसको सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना था। सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या करना था, बढ़ाना था। तो इसने अपने वाटर को रिलीज कर दिया। सपोज दैट इसने 100 ml रिलीज कर दिया, तो अब 400 ml पानी पर 50 मिलीग्राम सॉल्ट बचा। सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया ना बच्चों पहले के मुकाबले। सॉल्ट का कंसंट्रेशन पहले के मुकाबले बढ़ गया, मतलब हाइपरटोनिक हो गया। अब तुम्हारा 400 ml क्या हुआ, पानी क्या हुआ, 400 ml पानी बचा है, लेकिन सॉल्ट उतना ही बचा है। अब अपर सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या होता है। सेकंड स्टेप में अगेन पहले की तरह ही कंसंट्रेशन चाहिए, तो 500 अपॉन 50 करिए, तो रेशियो शुड बी 1:10। 1:10 का रेशियो चाहिए सॉल्ट और पानी का। 1:10 का रेशियो चाहिए बच्चों सॉल्ट और वाटर का। तो स्टेप सेकंड में ये क्या करता है, जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है हाइपो की तरफ, तो ये अपने सॉल्ट को निकाल देता है। ये अपने सॉल्ट को निकाल देता है। तो अब 400 ml पानी में सॉल्ट को निकाला, कितना, 10 mg सॉल्ट निकाल दिया, तो सॉल्ट कितना बचा, 40 mg सॉल्ट बचा। अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो भी आपको कंसंट्रेशन 1:10 ही मिलेगा। ठीक है, पहले सुन लो उसके बाद कुछ बोलना या लिखना। अभी भी आपको क्या मिलेगा, 1:10 का ही रेशियो मिलेगा। पहले भी कितना मिला, 1:10 का ही मिला। मतलब पहले भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही था। ठीक है, अभी भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पूरा सब कुछ हो जाने के बाद 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही है। लेकिन इस बीच में हमने 100 ml पानी भी बचाया और 10 मिलीग्राम सॉल्ट भी बचा लिया। यही कहानी है लूप ऑफ हेनले केस की। अब जिसको जो पूछना है पूछो। हाँ, मेन इंपॉर्टेंस परमिबिलिटी का ही है। सारी परमिबिलिटी, नेफ्रॉन को नेचर ने परमिबिलिटी ही नहीं दी वाटर की। ऊपर जाते टाइम वाटर की परमिबिलिटी नहीं दी, फिर क्या फायदा होता बताओ। पानी निकाला, नीचे जाते टाइम, ऊपर जाते टाइम पानी रिसीव कर लेता, तो कुछ बचता क्या तुम्हारे पास। फिर तुम सारा यूरिन में पानी वेस्ट आउट कर देते। तो पानी को बचाना है ना। जब मैंने आपको कहा था कि कंगारू रैट के अंदर लूप ऑफ हेनले जो होते हैं वो बिल्कुल मेड्यूलर रीजन तक जाते हैं, ज्यादातर जक्स्टा मेड्यूलरी होते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि उसके अंदर पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा बचा लिया जाता है। तो किस मैकेनिज्म से बचाया जाता है, इसी मैकेनिज्म से बचाया जाता है। जो जितना मेड्यूला के अंदर डीप जाएगा उसका उतना ही पानी क्या होगा, निकलेगा। क्यों, क्योंकि हाइपो से हाइपर में जा रहा है। ठीक है, तो आपका बहुत कम ऐसा नेफ्रॉन होता है जो मेड्यूला के बिल्कुल डीप में गया होता है, जक्स्टा मेडुलरी जिसको हम कहते हैं। तो आपका भी अच्छा खासा पानी क्या किया ले जाता है, बचा लिया जाता है। पूरा नहीं बचाया जाता, लेकिन अच्छा खासा पानी क्या किया जाता है, बचा लिया जाता है लूप ऑफ हेनले से। और यही मैकेनिज्म जो होती है वो आपके यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाती है। एक और स्टेप है बच्चों, इसमें लिखवाऊं क्या, मुझे लग रहा है इतने पे आप लोग जवाब देगा। बच्चे सोच रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, वासा रेक्टा का फाइनल कंडीशन 300 ही होगा। देखो हमारे पास दो ही चारा था कि हम नेफ्रॉन को फर्स्ट टू सेकंड स्टेप करें। जो इसका स्टेप फर्स्ट है, सुनो, जो नेफ्रॉन का स्टेप फर्स्ट है वो वासा रेक्टा का स्टेप सेकंड है, और जो नेफ्रॉन का स्टेप सेकंड है वो वासा रेक्टा का स्टेप फर्स्ट है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का भी अल्टीमेट जो कंसंट्रेशन होगा वो 300 ही होगा, क्योंकि ये इसका सेकंड स्टेप था ना, उल्टा जा रहा ना ये। तो जो इसका स्टेप पहला होगा वो उसका दूसरा होगा, जो इसका दूसरा है वो इसका, कहा गया वासा रेक्टा, इसका पहला होगा। ठीक है, तो वासा रेक्टा का फाइनल कंसंट्रेशन हाइपो ही होगा, और आपका नेफ्रॉन का भी फाइनल कंसंट्रेशन हाइपो ही होगा। ठीक है भाई, अगर हाइपर हो गया तो तुम्हारे बॉडी में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट कैसे रहा,
मैंने कहा ना, बहुत सी वेरिएबिलिटीज हैं बॉडी में, लेकिन जो फाइनल कंसंट्रेशन या फाइनल टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट ही आना चाहिए। मतलब 300 मिली ऑस्मोल ही आना चाहिए फाइनल, ब्लड के अंदर भी और यूरिन के अंदर भी, या सॉरी यूरिन कह रहा हूँ, फिल्ट्रेट के अंदर भी। यूरिन का कलर बाइल की वजह से चेंज होता है। एक यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है, उसके वजह से मेनली वो होता है, वो भी बाइल का ही कंपोनेंट है। यूरोक्रोम मैं बता देता हूँ, यूरोक्रोम यूरिन को एक येलोइश कलर के कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है, यूरोक्रोम। बच्चों तीसरा स्टेप बताऊं या रहने दूं? तीसरा स्टेप समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कंसेप्ट को। लेकिन वो तभी समझ में आएगा बच्चों जब आप ये दोनों समझ चुके होंगे। ये दोनों समझ लिए आप लोग, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड? स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड समझ लिए बच्चों आप लोग? चलिए, हाँ नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा आज, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा एक बार और रिवाइज करा दूं कल के दिन, कोशिश करूंगा एकदम स्टार्टिंग में बहुत, लेकिन बहुत तेजी से रिवाइज कराऊंगा। एक बार पढ़ लोगे समझ में अपने आप आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एनसीईआरटी से खाली पढ़ोगे तो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ब्रीफ में दिया, बहुत कम करके दिया है, इसलिए उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए मैंने आपको ये स्टेप्स लिखवाए हैं, इसको आपके कॉपी में होना चाहिए, जरूरी है। होपफुली सबने लिख लिया होगा, मैंने शुरू में ही कहा था कि हर बच्चा कॉपी लेकर के बैठा करे। हाँ पुलकित क्या कह रहे हो? क्या बोला पुलकित ने? देखा है नहीं इसका मैसेज। कहाँ, कौन कौन सा मैसेज आया तेरा? डॉक्टर कहते हैं कि यूरिन का कलर भी हेल्थ स्टेट, हाँ बिल्कुल डिफाइन करता है। यूरिन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसमें जो बबल्स होते हैं, बबल्स क्रिएट नहीं होने चाहिए। यूरिन बहुत ज्यादा येलोइश नहीं होना चाहिए। और पहले यूरिन की हेल्प से बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जाता था, अभी भी लगाया जाता है, यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है? जब मैं आपको लास्ट डिजीज बताऊंगा ना, तो उसमें यूरिन से रिलेटेड 5 अलग अलग तरह के डिजीज बताऊंगा, जिससे यूरिन से आप कई सारी चीजें टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो अभी थोड़ा आगे का पार्ट है, सो वी विल डिस्कस। हाँ फाइनल 300 मिली ऑस्मॉल ही होता है। हाइपो कंडीशन है, या आपकी बॉडी का कंडीशन है हाइपो। मेरी भांजी आ गई मुझे डराने के लिए। हाँ, खैर ये सबने नोट कर लिया बच्चों? इधर आओ। पढ़ा रहे हैं, मोदी मत आओ, पढ़ा रहे हैं, देखो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है बच्चों, सो आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज इट राइट नाउ। स्टेप थर्ड समझाने के लिए, स्टेप थर्ड बहुत ही इजी है और हर आदमी समझ सकता है जिन्होंने 2 स्टेप समझ लिया है। सो लेट मी टेक यू टू द डायग्राम वंस अगेन क्लास। स्टेप थर्ड में क्या होता है, अब ये पानी, मैं दूसरा पेन यूज करता हूं, ओके। अब ये जो पानी है, ठीक है, जो 300 मिली ऑस्मोल को फाइनली आ गया, ब्लड तो अब चला जाएगा चुपचाप, ठीक है? अब ये पानी कहाँ आता है, कलेक्टिंग डक्ट में आता है। कहाँ आता है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट फिर से मेड्यूला में ही आ रहा है। कलेक्टिंग डक्ट भी कहाँ पे आ रहा है, मेड्यूला में आ रहा है। अब कलेक्टिंग डक्ट जब मेड्यूला में आ रहा होता है, तो अगेन हाइपो से आपका जो यूरिन है वो हाइपो से हाइपर के फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है? जिसमें फिर बहुत सारा पानी क्या किया जाता है, बचा लिया जाता है, ठीक है? और थोड़ा सा यूरिया भी सिक्रेट किया जाता है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट तो सबके लिए परमेबल है ना, वाटर के लिए भी और सॉल्ट के लिए भी। तो वाटर निकालता है, लेकिन आयंस के फॉर्म में सिर्फ यूरिया निकालता है। तो यूरिया को थोड़ा सा बहुत कम अमाउंट में क्या किया जाता है, निकाला जाता है, जिसको फाइनली फिर से ये असेंडिंग वाला एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो इसको आप अगर नेग्लेक्ट भी कर दें तो कोई बात नहीं। अब बच्चों एक बात समझ लो, जो तुम्हारा यूरिन बनता है वो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आने के बाद बनता है। इसका मतलब जो पानी निकल गया तुम्हारे यूरिन में, वो फाइनल पानी बचाया जाता है। फाइनली वो पानी बचाया जाता है, तब जाके यूरिन प्योर फॉर्म में, ठीक है, आपका 99% वाटरलेस हो जाता है, पानी कम उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो यूरिन जो हम एक्सेल आउट करते हैं या मिक्चुरेशन करते हैं, वो कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों? वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और वो हाइपरटोनिक किसके वजह से बना? आपके कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की वजह से बना। तो मैं स्टेप थर्ड पे आता हूं। स्टेप थर्ड में अगेन, अब नाउ नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले खत्म हो गया, अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये कहां से कहां मूव कर रहा है बच्चों? हाइपो से हाइपर की तरफ मूव कर रहा है। तो हाइपो से हाइपर की तरफ जब ये मूव करेगा तो ये अगेन 300 से 1200 जा रहा है। अब आपका जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है मेड्यूला से होते हुए, ठीक है, किसकी तरफ चला जाता है? कैलिसेस की तरफ। कैलिसेस से होते हुए रीनल पेल्विस की तरफ। अगर आपने किडनी का डायग्राम देख रखा होगा तो बाहर कॉर्टेक्स है, अंदर मेड्यूला है, और उसके बाद रीनल पेल्विस है, यूरेटर है। तो कभी भी यूरिन आएगा तो फाइनल जो आएगा वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ही आएगा, मतलब मेड्यूला की तरफ ही आएगा। तो अब फाइनली क्या किया जाता है? वाटर और अमाउंट में वाटर निकाला जाता है ताकि हाइपर बनाया जा सके, और इसी ये फाइनल आपका क्या बन जाता है? यूरिन बन जाता है यहाँ पर थर्ड स्टेप में। हाँ, इनको भी पढ़ा दे। हाँ, इनको पढ़ा दे रहे हैं, बहुत क्यूट है। हाँ, क्यूट नहीं, बदमाश है। हेलो कह दो सबको, हेलो कह दो, कहो हेलो। हेलो बोल दो, हेलो। हेलो। हाँ, तो बच्चों यही है। बस अगर तुमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा है ना, जो डिसेंडिंग लिम्ब जा रहा था नेफ्रॉन का, वो डिसेंडिंग लिम्ब जो जा रहा था वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ भी वही कहानी है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या करता है? फाइनली आपका क्या बचा लेता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आपका पानी और बचाता है। तो जो मैंने, अरे क्या कर दिया तुमने? तुम भी लिखोगी? अच्छा, बस एक मिनट रुक जाओ, दे रहे हैं तुमको। तो आपका 400 ml पानी बचा था सेकेंड स्टेप में, गिर जाएगा, ठीक है, और 40 mg सॉल्ट बचा था। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ने इस 400 ml में से 100 ml पानी और निकाल दिया। अब फाइनल जो यूरिन बनेगा वो 40 mg और 300 ml पानी के साथ बचेगा। मतलब ये है कि जब तुम्हारा काउंटर करंट होता है तो पानी ज्यादा बचाया जाता है एज कंपेयर टू सॉल्ट। ठीक है, तो पानी जो फाइनली यूरिन बना, यूरिन जो बना वो कैसा बना? हाइपर टोनिक बना। मतलब तुम्हारा पानी बचाया गया, यूरिन और सॉल्ट्स उसमें ज्यादा किए गए, ताकि तुम अपना पानी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको? सेव कर सको बॉडी में, ताकि वो दूसरी चीजों के लिए तुम पढ़ाओगी? क्या पढ़ाओगी? पढ़ाओ। क्या कह रही? पैसा दो, पासू दे। जब पैसा मम्मी से मांग के लाओ। नवाज, इसको ले जाओ। तो हाँ, कलेक्टिंग डक्ट सबके लिए परमिएबल है, लेकिन अब जाहिर सी बात है हाइपो से हाइपर में जा रहे हैं तो ज्यादातर पानी ही निकलता है, तो वाटर ज्यादा ये लोग क्या करते हैं? रिलीज आउट करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू गेट इज कि तुम्हारे तीनों स्टेप में, ठीक है, सबसे ज्यादा रोल किसका है? नेफ्रॉन में परमिएबिलिटी का रोल है, हाइपो से हाइपर, हाइपर से हाइपो जाने में, जिसमें वाटर और सॉल्ट बराबर अमाउंट में बचाए गए। लेकिन जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आया तो यहाँ पर चीटिंग हो गई। चीटिंग क्या हो गई? कि सॉल्ट को रोक दिया गया और पानी को ज्यादा और बचा लिया गया। तो फाइनली जब तुम्हारा यूरिन बना तो वहां पर क्या किया गया? वही ब्लड ही करेगा, वासर एक्टा ही करेगा। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के मतलब जब तक नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट नहीं हो जाता तब तक आपका वासर एक्टा घूमता रहता है उसके अगल बगल। तो जो भी पानी आएगा वो सब ब्लड ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लेकिन मैं वासर एक्टा का वहां के ऊपर रोल नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे।
So this is all about the content from right now. अब मैं कुछ चीजें और वो कर देता हूँ. मैंने इसके प्रीवियस स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था मैं. क्या बोलूं? अब बच्चों मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जिसका नाम RAS सिस्टम है, रास सिस्टम. RAS सिस्टम का मतलब होता है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. नहीं नहीं बहुत नहीं हो गया, रुक जाओ. पढ़ना है भाई. ऐसे कैसे? आज चैप्टर खत्म करना है. ऐसे ऐसे करोगे तो फिर थोड़ी होगा. छोटा छोटा कंसेप्ट है सर. स्लाइड पीछे करूंगा, ये सब मिट जाएगा अभी. अच्छा रुको, करता हूं. ये स्लाइड पीछे और ये आगे कर लिया. अब सुन लो, टाइम बहुत कम है तो उस हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा ना फिर. देखो बच्चों, क्या होता है कि जब तुम्हारा आर्टीरियोल आ रहा होता है, एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा होता है, उस समय उसको नेफ्रॉन का एक डक्ट मिलता है जिसको हम डीसीटी कहते हैं. ठीक है. तो एफरेंट आर्टीरियल और डीसीटी एक पॉइंट पे टच होते हैं. एक जगह पर ये दोनों क्या होते हैं? टच होते हैं. मैं आपको स्लाइड में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं. कहीं लूप ऑफ एनले, हाँ यहां पर देख सकते हैं हम लोग. ये देखो, ये जो फाइनल डीसीटी जा रहा है, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी जो जा रहा होता है यहां पर, ये देखो यहां पर डीसीटी पीला वाला रीजन और ये एफरेंट आर्टीरियोल टच हो रहा है. ठीक है. एफरेंट जो लेके ब्लड आ रहा है और डीसीटी जो फाइनली लेके निकल रहा है, वो क्या हो रहा है? एक रीजन पे टच होता है. ठीक है. और ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं बच्चों. इस रीजन को हम लोग जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं. मैं नाम लिख देता हूं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं बच्चों. तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ differentiated cell which secrete an enzyme, hormone named as renin. ये एक रीजन हो जाता है, मॉडिफाइड रीजन बन जाता है, और ये क्या सिक्रीट करता है? रेनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है. रेनिन ब्लड में प्रेजेंट एक हार्मोन जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन. एंजियोटेंसिनोजेन इसको एक्टिवेट कर देता है, और एंजियोटेंसिनोजेन एक्टिवेट होकर के एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है. It activates to form angiotensin first. एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन जाता है, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करके एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता है. ठीक है. तो मैंने क्या बताया कि जब आपका एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर के बाउमेंस कैप्सूल में आ रहा होता है, उसी टाइम उसकी मुलाकात नेफ्रॉन के एक डक्ट जिसका नाम डीसीटी है उससे हो जाती है. वहां वो दोनों एक पॉइंट पे टच होते हैं, जहां के सेल्स मॉडिफाई होके जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बना लेते हैं और रेनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है. रेनिन ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजेन नाम के एक इनएक्टिव एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, जो कि अनस्टेबल है, और वो स्टेबल होके क्या बन जाता है? एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता है. एंजियोटेंसिन सेकंड दो काम करता है. यह आपके
जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। और दूसरा काम करता है एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरॉन एड्रीनल कॉर्टेक्स मतलब मेडुला के ऊपर प्रेजेंट एक ग्लैंड है, वहां से सीक्रेट होता है, जिसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं हम लोग। उसका काम होता है डीसीटी में से वाटर और सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरॉन का क्या काम होता है बच्चों? ये सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब करता है, रीएब्जॉर्ब करता है, मेनली सॉल्ट को करता है और थोड़ा सा वाटर करता है। तो अब देखो बच्चों, तुम लोग को मैं इसीलिए कहता हूँ कनेक्ट करना सीखो। मैंने जब तुम लोग को सारे लूप्स बताए थे तो मैंने बताया था डीसीटी जो काम करता है वो हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ज्यादा करता है। तो यहाँ पर एक हार्मोन तुमको समझ में आ गया एल्डोस्टेरॉन, जिसके इन्फ्लुएंस में क्या काम हो रहा है? सॉल्ट के रीएब्जॉर्प्शन का। और वैसो कंस्ट्रिक्शन, जब भी तुम कोई पाइप लो, पाइप को दबा दो, तो पाइप दबाने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे फ्लो बढ़ जाता है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या कराता है? जीएफआर को बढ़ा देता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे फिल्ट्रेशन तेजी से होता है। नहीं नहीं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बच्चों, बाउंस मारे चाहे कुछ भी हो, इसलिए क्योंकि आप बार 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 स्लाइड देख लीजिएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। स्टेप 3 उसका मैं नोट्स भेज दूंगा, मैंने क्लिक किया है। देखो बच्चों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आरएएस सिस्टम में जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो कि किसके किसके मिलने से बना है? दे आर मीटिंग बाय द एफरेंट आर्टेरियोल प्लस डीसीटी, इन दोनों के एक पॉइंट पे मिलने की वजह से बना है। और वो क्या सिक्रीट करता है? रेनिन नाम का हार्मोन, जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड देन एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को दबा देता है हल्का सा, जिसके वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और उसके वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है। और दूसरा काम क्या करता है एंजियोटेंसिन सेकंड? वो एल्डोस्टेरॉन, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का एक हार्मोन है, उसको एक्टिवेट कर देता है, जो जाके डीसीटी में क्या कराता है? सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ये एक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आई? रेनिन आया, रेनिन आया, मैं दूसरे पेन का यूज कर लेता हूँ। रेनिन आया, एंजियोटेंसिन आया, एल्डोस्टेरॉन आया। इसी वजह से इस सिस्टम को हम आरएएस बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीनों आ गए। एक और सिस्टम होता है बच्चों, आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है एक ग्लैंड सिक्रीट सॉरी एक हार्मोन सिक्रीट करता है, इसका नाम है एडीएच और वैसोप्रेसिन। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है, ये आपके डीसीटी में जाकर के वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, मेनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। एल्डोस्टेरॉन मेनली सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और एडीएच जाके किसका कराता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। वैसोप्रेसिन और एडीएच का दूसरा काम है अगेन वैसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब ये भी जीएफआर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जीएफआर इसकी वजह से क्या हो जाते हैं बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, मैं लिख देता हूं। तो एडीएच हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, इसके दो काम है, डीसीटी में जाके वाटर को रीअब्सॉर्ब कराना और अगेन वैसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब फिर से ब्लड वेसल्स को दबा देना, ताकि ब्लड वेसल्स दबेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा, ठीक है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। एक हार्मोन और है बच्चों, उसको एएनएफ कहते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये हार्ट से सीक्रेट होता है, इसका इसका एक ही काम है, दैट इज वैसो डायलेशन, मतलब ये ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा और खोल देता है, दबा नहीं रहा, खोल दिया। खोलने से ब्लड का फ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और ब्लड का फ्लो स्लो होने से क्या होता है? आपका जीएफआर स्लो हो जाता है। तो जीएफआर तब बढ़ता है बॉडी में, जब बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स बढ़ जाते हैं, पानी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन ज्यादा आता है।
ठीक है, मतलब ज्यादा यूरिनेशन होता है आपको। और जीएफआर तब घटता है जब आपकी बॉडी में पानी कम हो, जैसे आप फास्टिंग वगैरह रखते हैं तो जीएफआर स्लो डाउन हो जाता है, और जब आप पानी बहुत पीते हैं तो जीएफआर फास्ट होता है। ये बॉडी की मैकेनिज्म है। तो 3 हॉर्मोन्स आ रहे हैं बच्चों। एक आरएएस सिस्टम आ रहा है जो 2 काम कराता है, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कराता है और वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, मतलब जीएफआर बढ़ाता है। दूसरा एडीएच आ रहा है जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है और अगेन वैसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा है, मतलब जीएफआर बढ़ा रहा है। तीसरा हार्मोन आके एएनएफ जिसको हम कहते हैं, वो वैसोडाइलेशन कराता है, मतलब जीएफआर को घटाता है और कुछ नहीं कराता। तो तीनों हार्मोन्स अपनी अपनी जगह पे क्या है, काम कर रहे हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आप लोगों को। ये जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का एक डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, जहां पर एफरेंट आर्टीरियोल और कौन मिल रहे हैं, ये देखिए एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी के पार्ट मिल रहे हैं, और जो सेल्स मॉडिफाई हुए उनका नाम मैक्यूला डेंसा सेल्स है। ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये सेल्स रेनिन सिक्रीट करेंगे। किसको एक्टिवेट करेंगे, एंजियोटेंसिनोजेन को, एंजियोटेंसिन सेकंड और फर्स्ट में करेंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वैसे देखो वैसो कंस्ट्रिक्शन को दिखाया गया, ब्लड वेसल्स को पतला कर दिया, तो ब्लड वेसल्स को पतला कर दिया, ठीक है, तो ब्लड का फ्लो क्या हो गया, कम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, सॉरी डिक्रीज कर जाता है जीएफआर का, ठीक है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन इज डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो इन द, नहीं नहीं नहीं, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है, या कैपिलरी का प्रेशर इंक्रीज होता है दबाने से, और फिल्ट्रेशन का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जीएफआर भले डिक्रीज हो सकता है, बट फिल्ट्रेशन का प्रेशर इंक्रीज होगा बच्चों। इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि कंस्ट्रिक्शन, जब किसी का सरफेस एरिया कम करते हैं तो बच्चों क्या होता है, वो प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। हाँ बच्चों आप लोग बताइए, जब किसी का सरफेस एरिया कम करें या किसी पाइप को हम दबा दें तो प्रेशर इंक्रीज होता है बढ़ता है, मैंने जहां तक पढ़ा है प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज होता है ना, ऑब्वियसली। यहाँ पर वैसा कंस्ट्रक्शन होगा तो, वेट 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 फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे कैसे लिख दिया उन लोगों ने, एनसीईआरटी में देखिए बच्चों जल्दी, वैसो कंस्ट्रिक्शन इंक्रीजेस जीएफआर और डिक्रीजेस जीएफआर लिखा है, जल्दी। क्या लिखा है बच्चों, इंक्रीज है, उसने लिखा डिक्रीज लिखा है, सोनिया। प्रेशर डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस, अच्छा प्रेशर डिक्रीज होता है वेलोसिटी बढ़ता है, डिक्रीज लिखा है, सोनिया कह रहे इंक्रीज लिखा है। चलो ठीक है, इसको मैं कल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मेरी फिजिक्स खत्म हो रही नहीं तो, ठीक है बच्चों। यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे और अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आरएएस सिस्टम और ये सारे सिस्टम्स हम कल फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। बाकी की चीजें हम लोग कल ही देखते हैं। अच्छा फ्लूइड्स में ये होता है प्रेशर डिक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज, अच्छा मतलब सरफेस एरिया कम करने से वेलोसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज होगा तो जीएफआर भी डिक्रीज होगा, यही वो है। हाँ सोनिया, सर बुक में तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज दिया। वैसो कंस्ट्रिक्शन, अच्छा ठीक है, मैं एक बार एनसीईआरटी देख लूंगा, फिर मैं कल आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। ओके सर। हाँ बच्चे अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार फिर भी।
ठीक है बच्चों, सो टुमारो वी विल लर्न द सेम कंसेप्ट एंड तब तक के लिए ठीक है, आराम कीजिए।